नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बिजी मैकेनिक्स के फाउंडर श्रवण कुमार जी से। तो श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। श्रवण जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिजी मैकेनिक्स है क्या और इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए मैम, बिजी मैकेनिक्स एक ऐप और वेब बेस्ड सॉल्यूशन है। आपके कार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको उसके हर एक सॉल्यूशंस के लिए। हर एक सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि आप जब कार खरीद लेते हैं और जब गारंटी पीरियड खत्म हो जाता है कार का, तो उसको लेके आपको ना बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। आप क्वालिटी को लेके भी कंसर्न होते हैं। मतलब जैसे किस तरह की परेशानियां? जैसे उसके सर्विस को लेके, रिपेयर को लेके, उसके मेंटेनेंस को लेके, उसके पार्ट्स को लेके। क्योंकि आज जानते हैं कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि आप छोटे गैराज में जाते हैं तो आपके पार्ट्स बदल दिए जाते हैं या क्वालिटी पार्ट्स नहीं लगाए जाते हैं, तो बहुत तरह का कंसर्न होता है। तो लोग क्या होते हैं ना कि गाड़ी को एंजॉय नहीं कर पाते। हमारा काम ये है कि आप अपनी गाड़ी को एंजॉय करें, आप सर्विस, मेंटेनेंस सबकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दें। मतलब आप लोगों को उनकी गाड़ी का भरपूर एंजॉय दिलाने में भी मदद करते हैं उनको, उनकी गारंटी वारंटी खत्म हो जाने के बाद जी, उनको कोई टेंशन नहीं हो, वो एंजॉय करें, बाकी उनका सारा हेडेक हमारा। श्रवण जी, ये कंसेप्ट आपके माइंड में कहाँ से आया, कहाँ से जन्मा ये आइडिया, स्रोत कहाँ से आया इसका? मैम, बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ। तो क्या है कि जब हम अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे तो मेरे पास एक गाड़ी थी और उसमें तकरीबन 14 से 15 मतलब 12 बैच कंटिन्यू हम लोग लेते थे और अच्छा खासा स्टूडेंट का रश होता था और मैं ही क्लास लेता था। अब मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करता था। एक बार क्या हुआ कि गाड़ी मेरे से एक्सीडेंट हो गई और उसको लेके ना मेरा नज़रिया पूरा का पूरा चेंज हो गया। उसने जो सर्विस सेंटर था उसने मेरे को इतना दौड़ाया ना, और हर बार मुझे क्लास छोड़ के जाना पड़ता था, मेरा इधर लॉस हो रहा था। तो मैं ना सोचा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि कोई अपना गाड़ी लेके चला जाए, कोई उसको रिपेयर करके दे जाए और जो पैसे हो वो दो, हमारा काम जो है मतलब वो उसका हरासमेंट नहीं हो। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरी तरह बहुत सारे लोग इससे प्रॉब्लम झेल रहे होंगे। तो वहीं से फिर मेरे दिमाग में आया कि इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए। तो फिर हम लोगों ने इसको शुरू किया अपने हिसाब से। एसोचैम के स्टार्टअप लॉन्च पैड में आपका ये आइडिया सिलेक्ट हुआ था, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। एसोचैम आप जानते हैं मैम कि पूरे इंडिया का एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि वो बिजनेस के हर एक एंगल से आपको चेक करते हैं, आपके आइडिया को वैलिडेट करते हैं। तो ये पूरे पैन इंडिया में लॉन्च किया गया था और हर एक सिटी से जो एक पावरफुल स्टार्टअप्स थे जो एक बड़ा बिजनेस हाउस बन सकते थे, उनका सिलेक्शन था। तो झारखंड से हमारा सिलेक्शन हुआ था और हम लोगों ने लखनऊ में जाके नेशनल पिचिंग की थी और वहाँ पे तमाम बड़े उद्योगपति थे, उनके सामने प्रेजेंट होना, उनसे मेंटरशिप मिली। हमारी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जियांट लोग थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इस आइडिया को लेकर और आगे बढ़ा जा सकता है। जब छोटे शहरों के लोग होते हैं वो इस तरह से उन्हें 4-5 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं अपने आइडियाज़ के पिचिंग के लिए, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, तो उनका मोटिवेशन किस तरह से बढ़ पाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आपका कुछ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी है। मैम, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर 2 टियर सिटीज़ की बात करें, रांची की बात करें, तो जनरली लोग क्या होता है कि आइडिया उनके पास होता है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास आइडिया होते हैं, बिल्कुल, बहुत। बट दिक्कत क्या होती है ना कि उस आइडिया को लेके ना वो मेंटरशिप के लिए किसी से जुड़ नहीं पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको आइडिएशंस के लिए पिचिंग करना होता है, तो उससे ना आप राइट मेंटर के साथ जुड़ पाते हैं कि आपका ये बिजनेस क्या हो सकता है और आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं और उसका रास्ता कौन दिखाएगा। तो वो आपको ऐसे स्टार्टअप लॉन्च पैड से आपको मौका मिल जाता है। तो आपको मतलब किस तरह से एक मेंटोरशिप मिली या कोई आपकी लाइफ में ऐसे मेंटोर रहे थे? अभी मैम अगर मैं देखूँगा तो खासकर पिचिंग के हिसाब से देखेंगे तो मुझे कई सारी जगह से मेंटरशिप मिला है। तो मैं इस इंडस्ट्री को पूरा बेहतर ढंग से समझ पाया उन लोगों के कारण ही। जो मैं नहीं सोच पा रहा था, उन्होंने जो बिज़नेस किया था, जो ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे, तो उनके कारण जो है बहुत कुछ मिला। और आज मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि मैं इस बिज़नेस को बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर पाऊँगा ऐसे मेंटर्स के कारण।
लखनऊ में आपने नेशनल पिचिंग करी, दिल्ली में जनहित जागरण जो एक कार्यक्रम था उसमें भी आपने नेशनल पिचिंग करी। तो नेशनल पिचिंग है क्या, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा विस्तार जानना नेशनल पिचिंग चाहेंगे। का मतलब होता है ना मैम कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप जैसे 2 टियर सिटीज से हो, तो 2 टियर सिटीज में जो आइडिया होते हैं ना, उनको वैलिडेट करने के लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका आइडिया सॉलिड है और ये एक बड़ा बिजनेस हाउस बन सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशंस जब आपका सेलेक्ट होता है तो एप्लीकेशंस नेशनल लेवल पे सेलेक्ट होते हैं। मतलब आपका बिजनेस जो है वो सिर्फ आपका रांची बेस्ड नहीं होगा। वो मानते हैं कि नहीं, ये बिजनेस जो है ये पैन इंडिया हो सकता है। अगर बहुत अच्छा चला तो ये मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है। दुबई के एम स्टार्टअप में आप का सिलेक्शन हुआ था, दुबई के जिसमें दुबई गवर्नमेंट से फंडिंग मिलनी थी और टोटल 25 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे। तो इस जो पड़ाव था इसमें पिचिंग के बाद आपको किस तरह के फ़ायदे और मतलब क्या ग्रोथ मिली, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको पता है मैम कि मुंबई को कहा जाता है कि इकोनॉमिक कैपिटल है अपने देश का। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो जब मैंने पिचिंग की थी और वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे। एम स्टार्टअप प्रोग्राम क्या था? एम स्टार्टअप प्रोग्राम ये दुबई गवर्नमेंट इंडिया के जो प्रोमाइजिंग स्टार्टअप्स है ना, उसमें वो इन्वेस्ट करते हो, उसमें वो फंडिंग करते हैं वो लोग। तो हमारा जब यहाँ से सिलेक्शन हुआ था तो फिर हमारी सब कुछ बात फाइनल हो गई थी। बट उनका एक कंसर्न था कि आपको अपनी कंपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी मुंबई। ओके। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे लगा कि नहीं, मैं रांची से अगर शुरू हुआ हूँ तो मैं पहले रांची और ये पूरा जो जोन है मैं पहले इधर काम करूँगा, क्योंकि उससे एक लोगों को, नए लोगों में मोटिवेशन मिलेगा। ये तो बहुत आसान है कि मैं आज का आज मुंबई शिफ्ट हो सकता हूँ, नोएडा शिफ्ट हो सकता हूँ, या गुड़गांव शिफ्ट हो सकता हूँ, बेंगलोर शिफ्ट हो सकता हूँ, इंडिया के बाहर भी शिफ्ट हो सकते हैं आराम से। लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं पहले सेकंड, ये जो 2 टियर सिटीज़ के बारे में एक कहा जाता है ना कि यहाँ से कोई बड़े स्टार्टअप्स नहीं बन सकते हैं, मुझे ये बना के दिखाना है और हमको यही फंडिंग लेनी है। इन्वेस्टर्स से पिचिंग के दौरान क्या कुछ ऐसी चैलेंजेस आपने फेस करी या कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आप इन्वेस्टर्स से कनेक्ट नहीं हो पाए, ये भी हम जानना चाहेंगे। कुछ चीज़ें थी। जब हम पहली बार पिच कर रहे थे तो आपका जो डेक होता है, पिच डेक मीन्स, जब पिच डेक क्या होता है? पिच डेक होता है मैम कि जो आपके आइडिया है, उस आइडिया को आपको स्लाइड्स बना के उनके सामने पिच करना होता है कि आइडिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उस सॉल्यूशन का टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, आपके टीम में कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और ये जो आप बिजनेस बोल रहे हो इसका आप वॉल्यूम क्या है, इसका ग्रोथ क्या है। तो शुरुआत के दिनों में ऐसा था कि नहीं पता था कि पिच डेक होता क्या है। तो फिर हम लोग खुद से ही ढूंढ के, कोई बताने वाला तो था नहीं, तो फिर गूगल करके और रिसर्च करके पहला बार जब पिच डेक बनाया था। फिर उसमें धीरे धीरे जब 3-4 जगह नेशनल पिचिंग में समझ में आया कि नहीं, बहुत अलग अलग लोगों की पिचिंग मैंने देखी, तो लगा कि अरे इसमें ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ होता है। फिर जो इन्वेस्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपका पिच डेक ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करेगा कि इन्वेस्टर्स को। तो फिर ये सब चीज़ें सीखने को मिला हमें। एंटरप्रेन्योरशिप और आइडिया जनरेशन में आपने काफ़ी सेशंस करे हैं बिहार झारखंड में, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट रहता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम देखिए, ये जो जोन है ना, इस जोन के बारे में कहा जाता है कि जो यंग लोग होते हैं वो नौकरी की तलाश में ज़्यादा होते हैं, और उसमें भी सरकारी नौकरी उनका प्रायोरिटी होता है, और उसके कारण ना वो अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। 30 साल की एज तक वो सरकारी नौकरी के चक्कर में लगे रहते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली उनको फिर बिजनेस में ही लौटना पड़ता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो बिजनेस में चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आइडिया है यहाँ के युवाओं में, और यहाँ के युवा ही तो बाहर के बड़े टेक स्टार्टअप्स में बड़े रोल निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके आइडिया को वैलिडेट करने के लिए ना, मेरा ये मानना है कि हर एक कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप का सेल होना चाहिए, आइडिया लैब होना चाहिए, जहां वो अपने अपने छोटे छोटे आइडिया को जो है ना वो डिस्कस कर सके, और एक मेंटरशिप की पूरी टीम होनी चाहिए जो उसको बिजनेस वॉल्यूम में चेंज करने में उनकी मदद कर पाए। बाई फॉर बिज में झारखंड बिहार से टोटल 5 स्टार्टअप्स आप लोग सिलेक्ट हुए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से आपको गाइडेंस मिली थी, मेंबरशिप मिली थी। तो इसका एक्सपीरियंस से आपको किस तरह के फ़ायदे मिले, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको पता है मैंने, अमेरिकन एम्बेसी जो यूएस कॉन्सुलेट जनरल कोलकाता है, उनका ये बड़ा प्रोग्राम था, नेशनल लेवल पे ये भी प्रोग्राम था, जिसमें वो खासकर उनका फोकस था कि ईस्ट रीजन का, ये जो रीजन है इसमें से अच्छे स्टार्टअप्स को निकालना। तो उनका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ था। हम लोगों ने रांची में ही, उनके लोग आए थे, यहीं पे हम लोगों ने पिचिंग किया था उनके सामने। तो वहाँ पे क्या था कि वो लोग हम लोग को फर्स्ट टाइम, पहली बार वो अपने पूरा ऑफिस और उनके जो मेंटर्स थे, जो
यूएस के मेंटर्स थे, बड़े मेंटर्स थे, उनके साथ उन लोगों ने कनेक्ट किया हमें। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास उस पर एक मेजर रोल था, वहाँ से हम लोग को ट्रेनिंग दी गई, सर्टिफिकेशन दी गई हमारे आइडिया को लेके, उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो पूरा का पूरा हम लोग को 2 महीने का एकदम मतलब ऑनलाइन सेशन था पूरा का पूरा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जो Yes. ऑनलाइन मेंटरशिप Yes. मिली आपको, उससे आपको किस तरह के फायदे हुए आगे? बिजनेस को समझने में, आइडिया को समझने में, पिच डेक बेहतर करने में, इन्वेस्टर के साथ कैसे आप बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स के पास समय नहीं होता है और आपको 1-2 मिनट में जो है ना उनको कन्विंस करना होता है, तो कैसे करोगे वो? आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है उसको 2-3 सेंटेंस में कैसे खत्म करोगे? तो उसको एलिवेटर पिच बोलते हैं। तो वो सब आपको सीखने को मिला, कई सारी चीज़ें, बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे। ये जो आपका नाम है स्टार्टअप का, बिजी मैकेनिक, तो ये आपने क्यों रखा है? एक मैकेनिक को आपने इतना बिजी क्यों कर रखा है? मैम, जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, जब अपने इस बिजनेस को लेके, तो रोड साइड जो छोटे मैकेनिक्स थे, उनमें से कई ऐसे मैकेनिक्स थे जो बहुत टैलेंटेड थे, बट मुश्किल ये थी ना कि उनके पास कार नहीं पहुंच पा रहे थे, उनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। हमने जब उनको अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा तो वो दिन का ना 200 से 300 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे थे। जब हमारे साथ वो जुड़े तो उनका वॉल्यूम एक दिन का 1000 प्लस, मतलब 2000, समटाइम्स वो इतने हैप्पी होते थे कि करीब 2500 से ऊपर का। तो मुझे लगता है कि मैं उनके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर पाया, उनका जो इनकम का स्रोत था उसको मैं बड़ा कर पाया, और मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि मतलब जो उतने मेहनती लोग होते हैं और उनको वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे कस्टमर के साथ, तो हमारे कारण, हमारे प्लेटफॉर्म के कारण अगर एक अच्छी अर्निंग हो रही है। कैसे कनेक्ट करवाते हैं? हमारा ऐप है मैम, उस ऐप पे क्या करते हैं कि हम उनको पहले ऑनबोर्डिंग करते हैं, उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक होती है, उनका पूरा सब कुछ मैप होता है, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग टीम जो है उनका नॉलेज, उनका स्किल, उनका परफॉर्मेंस, उनका डिसिप्लिन, क्योंकि आप एक होता है कि डिसिप्लिन का मतलब कि आप फ़ोन करते रहे वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने उनको चेक करने के बाद, मैंने बताया ना, करीब 600 मैकेनिक को हम लोगों ने टच किया था बिहार, झारखंड में, और इसमें से आपको लगता है कि अभी ऑन बोर्ड में टोटल हम लोग 42 अच्छे मैकेनिक्स जो एकदम टैलेंटेड होते हैं कि उनके काम को लेकर भी शिकायत नहीं होती। एक ऐप के माध्यम से आप मैकेनिक्स और कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं, जो कि SaaS प्लेटफॉर्म बेस्ड है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या SaaS प्लेटफॉर्म है क्या, और इसके माध्यम से कैसे आप दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैकेनिक्स एज वेल एज कार कस्टमर्स? SaaS एक IT प्लेटफॉर्म है मैम, जिसपे आप ना तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स जो एक बिजनेस से जुड़े होते हैं उनको आप एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही रोबस्ट होता है, मतलब IT इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही रोबस्ट एक सिस्टम होता है। हम लोग ने अपनी टीम मिलके ये पूरा का पूरा, और NIT पटना के साथ मिलके हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, अभी भी ये डेवलपिंग फेज में है, और ये कंप्लीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप हमारा अगर एक बार सर्विस आप लेते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर देंगे आपके आगे आने वाले समय में कि आपकी गाड़ी में किस चीज़ की ज़रूरत कब होने वाली है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब गाड़ी खराब होता है तब गैराज में जाते हैं आप, हम आपको बोलेंगे कि नहीं, आपकी गाड़ी खराब होने तक जाएगी ही नहीं, आपको हम पहले ही आगाह कर देंगे कि आपका इंजन ऑयल चेंज होने की नौबत आ गई है, आप इसको चेंज कर दीजिए, वो आपको रिमाइंडर जाते रहेगा। तो ये सारा का सारा IT का पूरा एक सिस्टम है। मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, तो बिजी मैकेनिक्स क्या यूनिक है, किस तरह से यूनिक है, और कैसे मार्केट में खुद को अलग स्टैंड करा रहा है आपके स्टार्टअप आइडिया के माध्यम से? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मल्टी ब्रांड्स में ज़्यादा कोई अभी है नहीं। कुछ लोग जो बड़ी कंपनी थी वो लोग सब लोग खत्म हो चुके हैं। हमारा एक कंप्यूटर हुआ करता था गो मैकेनिक, वो खत्म हो गया, गो हो गया वो। हाँ, वो गो हो गया, क्योंकि उसने इन्वेस्टर्स को ना गलत रिपोर्टिंग की थी पूरा का पूरा। उसने उसको अच्छे खासे 200 करोड़ के आसपास फंडिंग मिली थी, गुड़गांव बेस्ड था, बट होता नहीं है कि आप अगर इन्वेस्टर को झूठ बोलेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक तो टिकेंगे नहीं। मार्केट में उन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला। हमारा वो काम नहीं, हम इथिकल बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं आपको वो ये कर रहे हैं कि कस्टमर हमसे इसलिए जुड़ते हैं बिकॉज हम जो काम करते हैं उसकी गारंटी होती है, मतलब हम आपको मिनिमम 6 मंथ की गारंटी देते हैं कोई भी काम हमने किया है तो। दूसरा क्या है कि आपको हम जो भी सर्विस देंगे वो आपके एग्जिस्टिंग सर्विस से 20% सस्ता होगा। तीसरा सबसे बड़ी बात कि मल्टी ब्रांड में एक ही परिवार में अगर 3 अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ हैं तो वो हम ठीक करेंगे, अदरवाइज आपको तीनों अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। उसके बाद उस गाड़ी की पूरी लाइफ साइकिल में जो भी ज़रूरतें हैं वो एक ही जगह से आपकी पूरा होगा, चाहे उसकी वॉशिंग हो, सर्विसिंग हो, पार्ट्स चाहिए, आपको उस गाड़ी को बेचना हो, आपको नया गाड़ी खरीदना हो, ये सब कुछ हम आपको करके देंगे। मतलब एक ही परिवार के जितने भी मल्टी ब्रांड्स हैं, सारे मल्टी ब्रांड्स को आपने एकोमोडेट कर रखा है। एग्जैक्टली। श्रवण जी, हम जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट 10 इयर्स में आपका क्या विजन है स्टार्टअप आइडिया को लेकर, और आप खुद को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं एक विस्तृत लेवल पे? अगले 10 साल में मेरा टारगेट है मैम कि हमारा प्रेजेंस पैन इंडिया होगा। रांची वेस्ट एक कंपनी जिसका प्रेजेंस पूरा का पूरा पैन इंडिया होगा, और ये मैं आपको नेशनल टीवी पे कह के जा रहा हूँ आपको।
और हम 1000 करोड़ की कंपनी तो जरूर बनेंगे। श्रवण जी, हर एक कंपनी को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स या फंड्स की ज़रूरत होती है, तो आपके कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। रेवेन्यू जनरेशन का हमारा 3 मॉडल है मैम। इसमें आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप कोई भी गाड़ी की पार्ट्स और उसके एसेसरीज, आप बैटरी, टायर कुछ भी खरीदते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से हमारा एक रेवेन्यू जनरेशन होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट हमारा इंटीग्रेटेड है उस सास प्लेटफॉर्म पर। जी, एक तो वहाँ से आता है। दूसरा जो हमारे सर्विस का पार्ट होता है जिसमें मैकेनिक्स, यस, लेबर कॉस्ट होता है, वो लेबर कॉस्ट से हमको एक कट हमको मिलता है। 20%। मेजर कट हम मैकेनिक्स को देते हैं, हम एक छोटा कट रखते हैं। हाँ, 20% आप बोल सकते हैं, 20% के आसपास हमारा कट रहता है, वो वैरी करता है। उसके बाद एक तीसरा जो हमारा रेवेन्यू का सिस्टम है वो ये है कि अगर आपको कार बेचनी हो तो हम आपको ऑथेंटिक बायर के साथ आपको बेस्ट बाई जो ऑप्शंस होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी हमारा एक कट बनता है। तो हमारा ये 3 मेजर है अभी हमारा रेवेन्यू का सिस्टम। टारगेट कस्टमर्स आपके कौन कौन से हैं जिन पे आपका फोकस रहता है? 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, क्या नहीं, अभी मैम हमारा 4 व्हीलर्स प्राइमरी फोकस है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम अभी उसी पे है। बट यस, आने वाले समय में हम 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम लोग सर्व करने वाले हैं। आपके स्टार्टअप के माध्यम से कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे जुड़े हैं जिनको एक रोजगार के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है? अगर डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे मैम तो करीब 60 के आसपास जो लोग हैं वो एकदम मतलब हर मंथ के हिसाब से हमारी टीम में जो काम कर रहे हैं वो हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मैकेनिक्स हैं उसको हम सर्विस बेस्ड देते हैं, तो तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग, 400 से ज़्यादा परिवार हमारे सिस्टम के साथ जुड़ के आज हैप्पी ज़िंदगी जी रहे हैं। श्रवण जी, कोई भी स्टार्टअप होता है तो इनिशियली या लेटर फेज में जाकर काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है, कुछ तो करता ही है, और एक मेजर चंक ये होता है कि जो भी लोग हैं या क्लाइंट्स हैं उनके बीच अपने आइडिया को एक्सेप्ट कराना कि हाँ, लोगों को उस आइडिया से लाभ होगा। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जी मैम, शुरुआत में जब आप अपने आइडिया को लेके लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, तुम टाटा के सामने कहाँ से टिकोगे, मारुति के सामने कहाँ से टिकोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। अपना यूनिकनेस रियलाइज कराना कैसे? तो उसके लिए क्या था ना कि जब मैंने कुछ शुरुआत में कई सारे लोगों को हमने फ्री सर्विस दी, मतलब एक दिन नहीं, कंटिन्यू 3 महीने तक उनको सर्विस दी। उनको लगा कि एक बार तो दे सकता है कोई, जस्ट लाइक जियो का एग्जैक्टली। तो हमारा आदत लगाई पहले। हाँ, और 3 महीने तक हमने फ्री में सर्विस दी। मतलब सिर्फ हम उनसे पार्ट्स का पैसा लेते थे, हम अपनी सर्विस का पैसा नहीं लेते थे। तो वो 3 मंथ का जो फेज था ना, तब लोगों को एक रियलाइज हुआ कि अरे नहीं, ये टिकने वाला है। ये एक बार नहीं कि एक बार दे के निकलने वाला है। तो उसके बाद लोग थोड़े माउथ पब्लिशिंग हुए, लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ, यस, लोगों ने दूसरे लोगों को बताया, तो ऑटोमेटिक हमारा वॉल्यूम बढ़ते चला। तो मेजर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी वर्ड ऑफ माउथ ही रहा है? इसके अलावा अभी सबसे ज्यादा वही है मैम। अगर आप क्वालिटी देते हैं ना तो आपके लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग वही होता है। न्यू मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देने के बाद आप उनके क्वालिटी और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के जो तरीके हैं उनको कैसे मेंटेन रखते हैं? जब भी हम किसी मैकेनिक को काम असाइन करते हैं, उनकी पूरी मॉनिटरिंग हमारी एक बैकएंड में टीम करती है। उनका जो काम किया जाता है, और अगर कस्टमर के क्लेम 0 हैं और अगर वो जो काम किया गया है और अगले 1 साल तक वो कोई क्लेम नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो मैकेनिक अच्छा है, और तो अगली बार हम उन्हीं को वॉल्यूम जनरेट करके देते हैं। मतलब लॉन्गेटिविटी ऑफ द कार यूजर्स एंड लेस क्लेम रेशियो। ऑब्वियसली अगर आप हमसे एक सर्विस लेते हो और लंबे समय तक आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा क्या है कि मैम कि जो नए गाड़ियाँ आज के डेट में आ रही हैं वो एडास बेस्ड है, मतलब नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो हम अपने जो मैकेनिक्स होते हैं उनको हम नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड भी करते हैं। इसके लिए अभी हम लोग 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हुए हैं। एक गणपति यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, उनके साथ हमारा टाई अप है, वो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। तो हम लोग वर्चुअल मोड में अपने ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा कुछ जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं उनके साथ भी हम लोग कनेक्ट हुए हैं। उनके जो वीडियोज होते हैं उनको हम कन्वर्ट करके अपने जो हमारे मैकेनिक्स होते हैं उनको एकदम एक क्लासरूम प्रोग्राम देते हैं पूरा का पूरा, कि आपको इस मॉड्यूल को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। मैकेनिक्स की इनकम किस तरीके से होती है? सैलरी बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है? नहीं, कुछ सैलरी बेस्ड हैं, जो हमारे बैकएंड की टीम है वो सैलरी बेस्ड है, बट 100% जो मैकेनिक्स है जो उनको हम लोग सर्विस बेस्ड ही देते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा वो सर्विस करेगा उतनी ज्यादा उसके इसीलिए वो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा रहता है, क्योंकि हमारा इस मॉडल में मैंने पहले बताया मैम कि हम 24/7 और 365 दिन सर्विस देते हैं। हम कभी बंद ही नहीं है, क्योंकि कार तो कभी भी आप लेके घूम रहे हो, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब रात में कहीं प्रॉब्लम हो गई, आप फोन कर रहे हो, कोई उठा नहीं रहा है,
तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कस्टमर परेशान हों। सर्विस बेस्ड इनकम होने से कस्टमर सेटिस्फैक्शन का एक जरिया उन्हीं की तरफ से रहता है। उनको लगता है कि और क्वालिटी भी अगर maintain मेंटेन रखती नहीं है। होगा तो अगली बार मेरे को काम नहीं मिलेगा, Obviously। और यही हमारे यहाँ कंसर्न है। जितना ज्यादा सर्विस जी, होगा उतनी ज्यादा तो income इसीलिए होगी। उनका क्वालिटी के बेस पे उनके पॉइंट्स मिलते हैं। अगर उनका पॉइंट्स कम हो रहा है तो उनको लीड मिलेगा ही नहीं। ओके, आपका पॉइंट्स बहुत अच्छा है तो आपको लीड बहुत ज्यादा मिलेगा। कस्टमर आएगा तो अगली बार मुझे उन्हीं से यस सर्विस यस, चाहिए। इसीलिए वहाँ पे ना वो भीड़ लगा रहता है कि भाई मतलब सर मेरे को नहीं आप ध्यान दे रहे हो, मुझे नहीं भेज रहे हो। तो फिर हम लोग उनको बताते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुम इसको ठीक करो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है। सरकार के बहुत सारे ग्रांट्स हैं, फंडिंग स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, तो उनमें से क्या किसी फंडिंग स्कीम या ग्रांट का लाभ आपको मिल पाया जी है? मैम, मैंने हमारा जो बीजी मैकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। फंडिंग अभी तक हमें बिहार गवर्नमेंट से मिली है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में झारखंड गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट से भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं स्टार्टअप्स को और इम्प्रूव और अपलिफ्ट कराने के लिए? मैम देखिए, रोजगार एक बड़ा इशू है हमारे देश में, और रोजगार का जनरेशंस, खासकर लोग ये समझते हैं कि बड़े शहरों में ही रोजगार मिल सकता है। तो आप देखिएगा कि रांची, पटना जैसे शहर से जो यूथ होते हैं वो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे अपने यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना बिजनेस माइंडेड लोग डेवलप होंगे और अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, बना पाएंगे, और उससे एक बड़ा रोजगार निकल के आ सकता है। सरकार सबको तो रोजगार दे नहीं सकती है, लेकिन अगर बिजनेस वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि उनको स्टार्टअप्स पे ध्यान देना चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करने, इनोवेटिव आइडियाज सेल्स रखने, एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स में चलाने, इस सब को लेकर भी आपका कुछ व्यू है? यस मैम, मेरा ये मानना है, मैं सरकार से आग्रह भी करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल करना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जरूरी। एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर्स रखना, इस यस, तरह के भी कुछ है ये बहुत आपके आपने mind बहुत में? अच्छी बात कही कि जितने भी अभी हमारा सिलेबस है ना, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिलेबस होना चाहिए। और हर एक स्कूल लेवल पे मैं कह रहा हूँ मैम, छोटे छोटे बच्चों में भी आइडिया होता है। आपको कई सारी कहानियां हैं जो आप देखेंगे कि वो बड़े वॉल्यूम हुए, 13 साल का बच्चा जो है एक बड़ा स्टार्टअप को कन्वर्ट करवाया। Obviously। तो हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट सब यही चाहते हैं कि आप अपने स्कूलों में आइडिया लैब डेवलप करें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, एंटरप्रेन्योरशिप सेल करें, यस सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल डेवलप करें। हर एक कॉलेजेस में ये होना चाहिए, इनोवेटिव और Yes, आइडिया yes, लैब्स होने चाहिए yes। कॉलेजेस और में, जो भी ताकि बच्चा कुछ भी उसको आइडिया और लेके आ रहा हो, upliftment मिल उसको सके। सुनने वाले लोग होने चाहिए, उनको बताने वाले। अगर वहां से नहीं हो पाता तो जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनके साथ वो करेक्ट कर दें, ताकि हम लोग भी उनको जो है, मतलब हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही ग्रो नहीं हो, हमारे साथ कई सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो भी ग्रो करें इस देश। इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको कहाँ से ऑफर हुए श्रवण जी, और इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या लाभ हो पाता है एक स्टार्टअप को ग्रो कराने में? जब आप आइडिया रिकॉग्नाइजेशन जब आपका वैलिडेट हो जाता है, जब स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने जब वैलिडेट कर लिया आइडिया को, तो हमें उसके बाद से जो है IIT खड़गपुर से हमें इंक्यूबेशन के लिए ऑफ़र था, IIT मंडी से हमारे पास ऑफ़र था, NIT पटना से ऑफ़र था। तो फिर फाइनली हमको लगा कि अगर खड़गपुर और थोड़ा मंडी दूर हो जाएगा, तो हमने NIT पटना को ऑप्ट किया, और वहाँ पे डॉक्टर भरत गुप्ता सर हैं, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सर का कि उनका जो डेडिकेशन था वो मैंने बहुत कम देखा है। किसी भी स्टार्टअप्स को ग्रोथ करने के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए, वो इकलौते आदमी थे, उन सबको कनेक्ट किया हमारे साथ पूरा का पूरा। इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक क्या मेजर रोल रहता है इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स को ग्रो सेंटर्स कराने में, और basically- आप में कैसे ये फंक्शन जी, हुआ? इंक्यूबेशन सेंटर का काम होता है ना मैम कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को मार्केट तक कैसे लेके जाओगे, उसके लिए वो हर लेवल पे आपको ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, कनेक्ट करते हैं आपके डोमेन के इंडस्ट्री के साथ। Okay। और ये बहुत जरूरी होता है। आप जैसे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, मुझे लगता है कि अरे यार मेरा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से रेडी है कि नहीं है, ये आपको इंक्यूबेशन सेंटर में ही पता चलता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर बहुत जरूरी होता है, और हम तो चाहेंगे कि सरकार ये पहल करे कि तकरीबन हर एक कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप हो। आप एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी के तौर पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को इंडिया में कैसे देखते हैं, और इसके आगे क्या आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ही रहेंगे और किसी क्षेत्र में भी, डोमेन में भी बढ़ेंगे? मैम, बिजनेसमैन के लिए ये बड़ा क्वेश्चन होता है, बट मैं एक बात बताता हूँ कि अभी स्वर्णिम युग है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और भारत अभी सबसे प्रेफर्ड प्लेस बना हुआ है। आप देखिए, अभी टेस्ला के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई, टेस्ला आ रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े जो बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स की, वो यहाँ पे आ रही है। Okay। तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट एक बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होने वाला है इसका। तो
ऑटोमोबाइल्स में बहुत अभी अभी डीजल बायोडीजल की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है। तो बड़े लेवल पे जॉब जो है ना क्रिएट होंगे इंडिया पे, और बड़े लेवल पे नए नए बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आएंगे। फैमिली और फ्रेंड्स का आपका कितना सपोर्ट रहा श्रवण जी, और किस तरह का एक रोल प्ले रहता है फैमिली और फ्रेंड्स का किसी स्टार्टअप में? मैम आई एम रियली थैंकफुल, मैं अपने दोस्त, फैमिली सबको, क्योंकि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। जब लोगों ने बोला कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो पापा बोले कि नहीं बेटा तुमसे हो पाएगा, तुम करके Okay. लो। तो ये बड़ी बात होती है जब मतलब आपके जब फैमिली लोग डिमोटिवेट कर रहे थे तब फैमिली ने आपको मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि अगर कुछ बड़ा करना है तो लगे रहो, होगा, एक दिन होगा। और कोविड के बाद इतना बड़ा झेलने के बाद भी फिर अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो ये उन लोग के आशीर्वाद और प्यार का काम, मोहब्बत का काम। श्रवण जी, आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं आगे आने वाले आपके विजन में, और किसी डोमेन में भी आप बढ़ने का नहीं सोच मैम, रहे अभी हैं? हमारा पूरा फोकस जब तक जीवन है तब तक हम इसी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाले हैं, और इसी इंडस्ट्री में अलग तरह के जो भी बिजनेसेस आएंगे हम वो करने वाले हैं। इस इंडस्ट्री को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप झारखंड में किस तरीके से व्यू करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम स्टार्टअप, मैंने पहले बताया कि यहाँ के जो यूथ हैं उसमें बहुत ज़्यादा जोश है, उनके पास आइडिया भी है, बट वो क्या है ना कि उनके पास राइट मेंटरशिप नहीं है और राइट फंडिंग कहाँ से मिल पाए। तो ये दो मेजर चीज़ों का जो है ना उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और हमारे जितने भी झारखंड के स्टार्टअप्स थे, हम एक दूसरे को खुद की मदद करते हैं। कभी कभी कोई चीज़ें होती है कि भाई किस तरह से? जैसे कोई स्टार्टअप ऐसा होता है जो टेक्निकली बहुत साउंड है, तो उनसे हम लोग, हमारा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो हम उनसे लेते हैं। दूसरा नेटवर्किंग होता है, जैसे अगर मैं यहाँ का हूँ, एक हमारे मित्र झारखंड के हैं, तो हमें अगर बिजनेस वहाँ डेवलप कोई करना भी होगा नया तो स्टार्टअप के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए स्टार्टअप्स के लिए यही है कि अगर आपके पास आइडिया है तो आप उस आइडिया पे काम कीजिए, उस आइडिया को वैलिडेट कीजिए, और बिजनेस बड़ा होता है अगर आप एक संकल्प लेते हो तो सिद्धि तक तो पहुंच ही जाओगे। श्रवण जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।